नमस्कार, वेलकम टू द सोल यात्रा। मैं नीलम, एक एस्ट्रोलॉजर और एक साइकोथेरेपिस्ट हूँ। अगर आप अपनी स्पिरिचुअलिटी की जर्नी में और जानना चाहते हैं कि आप स्पिरिचुअलिटी में कहाँ तक पहुँचे हैं, तो आप मुझे फेसबुक में और इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए स्पिरिचुअल वीडियोस के लिए। और मैं उन सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ जो द सोल यात्रा की फैमिली में ना बहुत समय से जुड़े हुए हैं। तो आज का टॉपिक तो आपने देख लिया होगा कि हम आज सूर्य के बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले जान लेते हैं कि सूर्य है क्या। अच्छा, भगवान को लेके ना बहुत ज़्यादा डिबेट होता है। कुछ कहते हैं भगवान है, कुछ कहते हैं भगवान नहीं है, और जो कहते हैं भगवान है तो उनसे वो लोग पूछते हैं कि अगर भगवान है तो हमें भी दिखाओ, वो भगवान है कहाँ। तो मैं बोलूँगी वो भगवान तो आपके साथ सामने साक्षात हर रोज़ आता है, पर आप उसको देख नहीं पाते हो। और वो भगवान है सूर्य भगवान, जो साक्षात परम ब्रह्म के ना स्वरूप है। अगर आप परम ब्रह्म के स्वरूप को जानना चाहते हैं तो आप हर रोज़ ना भगवान सूर्य को देख लें। अब आगे से कोई आपसे पूछे ना कि भगवान कहाँ है, तो सामने साक्षात दिखा दीजिएगा कि ये भगवान है। पर हम सूर्य को भगवान क्यों कह रहे हैं? तो सूर्य को भगवान कहने का ना सबसे बड़ा लॉजिक और एकमात्र लॉजिक ये है कि सूर्य ही सारे ग्रहों के ना पिता है। उन्हीं की वजह से कह लीजिए, उन्हीं के थ्रू ये सारे ग्रह निकले हैं। तो इसीलिए ना सूर्य को हम भगवान कहते हैं। तो यहाँ पे तो वो लिटरली ही भगवान है, सही मायने में भगवान है, क्योंकि सूर्य की वजह से ही इस पृथ्वी पे जीवन है। आप और मैं जो सांस ले रहे हैं वो सूर्य की वजह से है। अगर सूर्य नहीं होता तो पृथ्वी पे वायु नहीं होती, पृथ्वी पे जल नहीं होता, ये प्रकृति नहीं होती, खाने पीने का सामान नहीं उगा पाते, प्राण ऊर्जा नहीं होती, ये सांसें नहीं होती। तो बेसिकली सूर्य ही हम सबके पिता है। सूर्य ही एकमात्र ऐसे प्लैनेट है जो हमें जीवन देते हैं। हर प्राणी को इस पृथ्वी पे, हर पेड़ पौधे को इस पृथ्वी पे ना सूर्य ने ही जीवन दिया है। सूर्य हमारी प्राण शक्ति है, हमारी प्राण ऊर्जा है। तो इसीलिए ना सूर्य को भगवान कहा जाता है, क्योंकि वो साक्षात भगवान का ही काम कर रहे हैं। उनकी वजह से ही ये पंच महाभूत है, और उन पंच महाभूतों की वजह से ही हम हैं। तो सबके लिए ये मैं कहूँगी कि सुबह उठ के अगर आपको भगवान के दर्शन करने हैं तो सबसे पहले भगवान सूर्य के कीजिए, क्योंकि वो साक्षात परम ब्रह्म के स्वरूप है। अगर आपका सूर्य अच्छा है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं होता। बेसिकली जिसकी वजह से ये आपको जीवन मिला हुआ है ना, उसका थैंक यू ज़रूर कीजिए। तो चलिए अब थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकली भी समझ लेते हैं कि सूर्य है क्या। तो अभी मैंने बताया ना सूर्य पिता है, तो हम एस्ट्रोलॉजी में भी सूर्य को फादर फिगर ही मानते हैं, यानी पिता का रूप मानते हैं। सूर्य अथॉरिटी है, सूर्य हमारी प्राण शक्ति है, हमारी वाइटैलिटी है, हमारी प्राण ऊर्जा है। हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है कितना है कितना नहीं है वो भी सूर्य के ऊपर डिपेंड करता है। कुंडली में सूर्य किस भाव में बैठा है, किस स्थिति में बैठा है ना, ये बहुत असर करता है। क्या हमारे अंदर चीज़ों को करने की, परफॉर्म करने की वो ज़ील है, वो जोश है, वो भी सूर्य है। तो अभी मैंने आपको बताया ना कि सूर्य परम ब्रह्म स्वरूप आए हैं, यानी उन्हीं के ही स्वरूप है। तो जो परम ब्रह्म यानी परमात्मा है ना, उनके जो अंश आत्मा हम सबके अंदर है ना, वो भी सूर्य है। इसलिए सूर्य को ना आत्मा से जोड़ा जाता है, क्योंकि वही आत्मा, वही सोल, वो पर्पस हमें देती है जिसके लिए हम इस धरती पर आए हैं। तो हमारी जो आत्मा का जो पर्पस है, सोल पर्पस है ना, वो सूर्य से निकलता है। तो अगर आपको अपनी सोल का पर्पस जानना है तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका सूर्य कुंडली के किस भाव में बैठा है। तो आपका पर्पस उस भाव से रिलेटेड जो भी कार्य होंगे ना, उनसे रिलेटेड होगा, उसके रिलेशन से रिलेटेड होगा, और जिस प्लैनेट्स के साथ वो बैठा है उनसे भी रिलेटेड होगा, और जिस राशि में वो बैठा है उससे भी रिलेटेड होगा। तो जब आप ये वीडियो देखें तो आप सिर्फ एक पहलू मत देखें कि सूर्य मेरा इस भाव में बैठा है पर ये तो कुछ हो ही नहीं रहा, ये तो गलत प्रिडिक्शन दी है। तो मैं इसे बार बार कहती हूँ कि ये प्रिडिक्शंस नहीं होती, ये एक गाइडेंस होती है आपको आपके रास्ते पे, आपके कर्मों के रास्ते पे लाने के लिए। जो सोल अवेक होगी, जो जानना चाहेगी, वो उन कर्मों को पहचान जाएगी, उस गाइडेंस को पहचान जाएगी और उन कर्मों को करना शुरू कर देगी। पर जो सोल अवेक नहीं होगी, यानी अभी वो अपनी जर्नी पे निकली ही नहीं है, वो इस चीज़ को समझ नहीं पाएगी। तो जब भी आप प्रेडिक्शंस समझे या इसको आप प्रेडिक्शन समझे, मैं इसको गाइडेंस कहती हूँ कि ये एस्ट्रोलॉजी ने एक गाइड है।
आपके सोल की गाइड है, आपके कर्मों की गाइड है। तो इसको एज अ गाइडेंस लें, और जहाँ पे आपको लग रहा है कि हाँ ये पर्टिकुलर एरिया मेरा लैक कर रहा है और मुझे क्या गाइडेंस चाहिए, तो आप ना एस्ट्रोलॉजी को फॉलो कर सकते हैं। तो जो सूर्य है ना, वो हमारी सोल को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारी जन्मों के जो कर्म हैं, हमारे जो शरीर के कर्म हैं, हमारे मन के जो कर्म हैं, वो सारे सोल के ही आसपास चारों तरफ घूमते रहते हैं। इसलिए हमें अपने सोल पर्पस पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम उसी सोल पर्पस के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, और इसी तरह ना इस सोल फैमिली को बढ़ाते जाइएगा। तो इस टॉपिक की शुरुआत करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता देती हूँ कि अगर किसी भाव में सन अकेला बैठा है तो आप ऑलमोस्ट सेम इफ़ेक्ट देखेंगे जो मैं आपको बता रही हूँ। और अगर उसके साथ कोई प्लैनेट बैठ जाता है, जैसे शनि बैठ गया, मंगल बैठ गया, या और क्रूर ग्रह कोई बैठ जाता है, राहु केतु बैठ जाता है, तो ये ना सोल पर्पस, जो आपकी आत्मा का पर्पस है ना, उसको पूरा करने में ना बहुत बाधाएं डालते हैं, बहुत मेहनत करवाते हैं। अगर किसी का सन अकेला बैठा है और उसके ऊपर कोई एस्पेक्ट नहीं है, किसी खराब ग्रह का भी एस्पेक्ट नहीं है, किसी अच्छे ग्रह का भी नहीं है, तब हो सकता है कि वो अपनी सोल जर्नी पे ना डायरेक्ट निकले, उसे पता हो कि मुझे क्या करना है। पर ऐसा होता नहीं है कि किसी के एकदम सन के ऊपर किसी का इफेक्ट ही ना हो। और इससे अगर आप रिलेट करना चाहें तो ये ज़रूर सोचिएगा कि अगर मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हैं तो वो उस अ, आत्मा का जो पर्पस है, आत्मा की जो इच्छाएं हैं ना, उनको पूरा कराने में बहुत बाधाएं डालता है। और वहीं पे अगर कोई बेनिफिक प्लैनेट बैठ जाता है, जैसे उसके साथ बुध बैठ गया या जैसे उसके साथ गुरु बैठ गए, तो ये उसको थोड़ा एनहांस कर देते हैं, क्लियरिटी दे देते हैं उस एरिया को। और जिस नेटिव की कुंडली में ये साथ में सपोर्ट में बैठे हुए हैं, तो वो उनकी जो सोल पर्पस की जर्नी है ना, उसको क्लियर कर देते हैं। उन्हें पता होता है कि मुझे क्या करना और कैसे करना है। तो ये ज़रूर अपने दिमाग में रखिएगा कि हम सिर्फ यहाँ पे अभी मैं जो बता रही हूँ वो सिंगल सूर्य के बारे में बता रही हूँ, अगर सूर्य अकेला बैठा है। और अगर अकेला नहीं है तो जो मैं बातें बता रही हूँ, जो गाइडलाइंस मैं बता रही हूँ, अगर उनके साथ कोई मेलेफिक बैठा है तो वो गाइडलाइंस थोड़ी सी टफ हो जाएंगी, और अगर कोई बेनिफिक बैठा है तो वो गाइडलाइन क्लियर हो जाएंगी। तो अगर किसी का सूर्य पहले भाव में बैठा हो, फर्स्ट हाउस में बैठा हो, तो इनकी जो सोल का पर्पस होता है वो खुद के लिए होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए होता है, सेल्फ ग्रोथ के लिए होता है। वो अपनी नॉलेज एनहेंस करना चाहते हैं, वो और अपने बारे में जानना चाहते हैं। बेसिकली उन्हें चमकने का, यानी कि वो चाहते हैं कि दुनिया उन्हें देखे, उन्हें सब रिकॉग्नाइज करें। ऐसे लोग अच्छे फिल्म स्टार भी हो सकते हैं, या उनकी पर्सनालिटी ऐसी होती है कि ये लोग कहीं भी जाना, लोग इन्हें मुड़ मुड़ के देखते हैं। इनकी पर्सनालिटी इस तरह की होती है। ये अपने पहनने पे बहुत अच्छा ध्यान देते हैं, ये अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान देते हैं, अपनी पर्सनालिटी पे ध्यान देते हैं, किस तरह से कैसे किसी से बात कर रहे हैं, इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस होते हैं। इन लोगों का मेन फोकस होता है खुद की ग्रोथ। अब उनकी खुद की ग्रोथ में वो वेल्थ की ग्रोथ भी हो सकती है, खुद की रिकग्निशन की ग्रोथ भी हो सकती है, अपने नेम फेम की भी हो सकती है, अच्छी हेल्थ की भी हो सकती है। ऐसे लोग समाज में ना लीडर की तरह देखे जाते हैं, या उन्हें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। उनको उनके पिता हो सकता है कि बहुत रिस्पेक्टेबल जॉब में हो, या वो एक समाज में एक बहुत रिस्पेक्टेड वे में देखे जाते हों, बहुत ज़्यादा उनकी प्रतिष्ठा हो। तो सूर्य अगर फर्स्ट हाउस में है तो इनका सोल पर्पस ना खुद को एनहांस करने का है, खुद को इस दुनिया में चमकाने का है। क्योंकि सूर्य चमक देता है, सूर्य सबको जीवन देता है। तो यहाँ पे जब फर्स्ट हाउस में सूर्य बैठा है तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं सोचेगा, अब वो उनके साथ जो जुड़े हैं ना, उनको भी वो एनहांस करेंगे, उनकी भी वो मदद करेंगे। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा दूसरों की हेल्प करने वाले होते हैं, बहुत दान पुण्य करने वाले होते हैं। चाहे ये दान पुण्य वो दिखावे में भी करें, पर ये करते ज़रूर है, क्योंकि उससे उनको वाहवाही मिलती है। ये लोग ना, इन लोगों को किसी भी तरह का कोई काम दे दिया जाए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, ये अपना काम बहुत एफिशिएंटली करते हैं। आप कभी भी रेयरली पाओगे कि कोई सूर्य जिसका फर्स्ट हाउस में है वो अपना काम नहीं करके दे रहा है, या अपने काम में ना जी चुरा रहा है। अगर सैटर्न बैठा है तो बात अलग है, पर अगर वो अकेले है या किसी बेनिफिक का उनके ऊपर सूर्य के ऊपर असर है, तो ऐसे लोग ना बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। और ऐसे लोग जनरली अपनी ग्रोथ के साथ साथ ना, उनके साथ जो काम कर रहे होते हैं
उनकी ग्रोथ के ऊपर भी फोकस करते हैं, और ये इनका पॉजिटिव पॉइंट होता है जो इनको ऊंचाइयों पे लेके जाता है। पर सूर्य के ना नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं कि सूर्य जिस जगह पे बैठता है, जिस हाउस में बैठा है, वो इतना प्रकाश करता है कि उसके कुछ चीज़ों को ना, इतनी रोशनी कह लो या इतनी गर्मी कह लो, कि उनके कुछ कार्यों को, कुछ सिग्निफिकेटर्स को जला देता है या दबा देता है। मतलब सूर्य के आगे तो आप दिया भी दिखा दे तो वो भी किसी काम का नहीं है। तो यहाँ नेगेटिव क्या हो जाता है कि अभी मैंने जो उसके पॉजिटिव ट्रेट्स बताए ना, कि सूर्य कितना मतलब हम्बल हो सकता है, कितना अपने ऊपर ध्यान देने वाला हो सकता है, दुनिया की तरफ ध्यान देने वाला हो सकता है, उन्हें नेम फेम सब चाहिए। अब इसकी जो नेगेटिव और डाउनफॉल वाली जो साइड है वो ये है कि ये लोग जब, जिनके पास इतना सब कुछ होगा, इतनी प्रतिष्ठा होगी, इतना सम्मान होगा, तो इन लोगों के साथ ना ईगो भी आ जाएगा, एक प्राइड आ जाएगी, एक प्राउड फीलिंग, अहंकार आ जाएगा। और द मिनट सूर्य के साथ अहंकार जुड़ गया, ईगो जुड़ गई, तो वो जिसके भी कुंडली में ये फर्स्ट हाउस में सूर्य बैठा है ना, उनके लिए डाउनफॉल आना शुरू कर देता है। अब जो समाज में वो प्रतिष्ठा ढूंढ रहे थे, अपने को चमकाना चाह रहे थे ना, अब लोग उन्हें अच्छी नज़र से नहीं देखेंगे, उन्हें एरोगेंट समझेंगे, उन्हें उनसे बात करना पसंद नहीं करेंगे। कई कई लोग होते हैं ना जो बहुत अमीर होते हैं या बहुत समाज में से पॉलिटिशियंस हो गए, दूर से तो सब बोलते हैं अरे वाह वाह बहुत अच्छे, पर उनके साथ कोई मिल के रहना नहीं चाहता। उन्हें पता है कि पॉलिटिशियंस किस तरीके से इस इंडस्ट्री में आए हैं। तो अब उनके साथ ये भी हो सकता है। द मिनट आप जो कह रहे हैं उसे कर नहीं रहे हैं, तो आपकी इमेज खराब हो जाएगी। आप बहुत ज़्यादा हार्श हो गए, लोगों के साथ बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो गए, आप किसी की परवाह नहीं कर रहे, किसी की इज्जत नहीं कर रहे, तब ये पोजीशन आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो आपकी सोल का पर्पस है अपने को चमकाना, पर उसमें कोई दाग नहीं लगाना। तो अपने को चमकाने का और अपने को दुनिया की नज़र में लाने का ना बेस्ट वे तो यही है कि दुनिया के साथ मिलकर उनके लिए भी ना काम करो। और अब सूर्य वहीं पे दूसरे भाव में बैठा है, सेकंड हाउस में बैठा है, तो आपकी सोल का क्या पर्पस है? सेकंड हाउस किस चीज़ का है? सेकंड हाउस आपकी फैमिली का है, पैसे का है, आपकी वाणी का है, आपकी घर वालों के साथ किस तरह से डील करते हैं उन सब का है, आपके संस्कारों का है। और यहाँ सूर्य आके बैठ गया है, तो आपके मोस्टली संस्कार जो भी होंगे ना, वो बहुत डीप डाउन रूटेड होंगे आपके अंदर, आप उनको फॉलो करते होंगे। तो यहाँ पे जो सोल पर्पस आपका है वो ये है पैसा कमाना, बहुत ज़्यादा पैसा कमाना और पैसा बचाना, उसकी बचत करना। आपका सोल पर्पस है फैमिली ट्रेडिशंस की ना को कंटिन्यू करना, उन्हें बचा के रखना। आप लोग फैमिली के साथ ना बहुत ज़्यादा अटैच्ड होंगे, आप उनके लिए पूरा वक्त उनके लिए काम कर सकते हैं, उनके बारे में ही सोचते होंगे, क्योंकि आपकी सोल यही लेके आई है। आपके अंदर रहता होगा कहीं मेरी फैमिली की रेपुटेशन मेरी वजह से ख़राब ना हो जाए, क्या मेरी वजह से मेरी फैमिली को पैसे का नुकसान ना झेलना पड़े। मतलब आप उनको एक पिता की तरह ना, प्रोवाइडर की तरह उनकी ज़रूरतें ना पूरी करते रहते होंगे। आपकी जो सोल का पर्पस है अपने सेल्फ वर्थ को जानना, और आपके लिए वो सेल्फ वर्थ आती है जब आप पैसा कमाते हैं। आपको लगता है कि जो इंसान पैसा नहीं कमा रहा उसकी कोई वर्थ नहीं है और ना ही कोई उसकी इज्जत करता है। तो इसके लिए ना आप पूरा वक्त बहुत मेहनत करते होंगे, और यही चीज़ें आप अपने परिवार में दूसरों से भी एक्सपेक्ट करते होंगे। तो हो सकता है कि परिवार में आपके फादर की बहुत सारी ट्रेट्स आए हों, बहुत सारे उनके गुण आए हों, उन्हीं की तरह बिजनेस करना आपको आया हो, आपका माइंड भी उन्हीं की तरह हो, पैसे कैसे बचाने हैं, कैसे इन्वेस्ट करने हैं, वो हो सकता है कि आपको अपने फादर से मिला हो। ऐसे लोगों ने पाया होगा जिनका सन सेकंड हाउस में, उन्होंने पाया होगा कि इनिशियली उनके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होती, पर जैसे जैसे ही वो अपने काम में ग्रो करने लगते हैं, उसके ऊपर पकड़ बनाने लगते हैं, वैसे वैसे उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी हो जाती है, फाइनेंशियल ग्रोथ भी होने लगती है। ऐसे लोगों को अच्छा खाना खाने का बहुत शौक होगा, वो खाने के ऊपर अच्छा इन्वेस्ट करना चाहते होंगे, अपने घर में अच्छे खाने को बहुत ज़्यादा वो अहमियत देते होंगे। ऐसे लोग बड़े जनरस होते हैं,
इन लोगों के पास अगर कोई भी फाइनेंशियल इशू लेके आता है, प्रॉब्लम लेके आता है, कोई गरीब आता है, ये उनकी खुशी-खुशी हेल्प कर देते हैं, जो कि इनके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। पर इन्हें ना इस चीज़ में ध्यान रखना चाहिए कि वो रियल में आपसे जेन्युइनली वो हेल्प माँग रहे हैं। कहीं वो आपको उस चीज़ के लिए यूज़ ना कर रहे हों। बेसिकली ये लोग एक तरह से प्रोवाइडर होते हैं, घर के लिए भी। घर में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनके ऊपर हो सकती हैं, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनके ऊपर हो सकती हैं। तो हो सकता है कि इनके अंदर एंगर बर्स्ट बहुत हो, मतलब गुस्सा हो। इनके अंदर चीज़ों को जल्दी करने का, जल्दी सोचने की एक टेक्नीक हो, कि एक प्रवृत्ति हो कि भई जो भी काम करना है मेरे को करना है, मैं तुम्हें बताऊँगा कैसे करना है। तो वो जब मैं आ जाता है ना कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, तो इनको ना थोड़ा-सा मैं से बचना चाहिए। यानी इनके अंदर जो अथॉरिटी है परिवार में वो होना ज़रूरी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी ज़रूरी है, पर दूसरों की भी सुन लें, दूसरों को भी जानें कि वो क्या कह रहे हैं। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा मैं आ जाता है ना, तो फिर परिवार वाले आपसे दूरी बनाना शुरू कर देंगे। वो आपके पास तभी आएँगे जब उन्हें पैसे की ज़रूरत होगी या उन्हें किसी तरह की हेल्प की ज़रूरत होगी, अदरवाइज़ वो आपको पूछेंगे नहीं। तो बेटर है कि अपना नेचर थोड़ा इस चीज़ में थोड़ा-सा टेपर डाउन कर लीजिए कि जब वो आपसे बात करने आए या अपनी सलाह देने आए ना, तो उसे सुन लीजिए। तो अब बात करते हैं कि सूर्य अगर 3rd हाउस में आके बैठ जाए, तीसरे भाव में बैठ जाए, तो तीसरा भाव पुरुष कुंडली के हिसाब से बुध का है और सूर्य और बुध की तो युति अच्छी मानी जाती है। तो सूर्य यहाँ पे कंफर्टेबल होते हैं। यहाँ पे जिनकी ये पोजीशन है सूर्य की 3rd हाउस में, जनरली उनका जो सोल पर्पस होता है वो होता है अपनी कम्युनिकेशन से, अपने एफर्ट से नई अपॉर्चुनिटीज़ लेना। यानी कि यहाँ पे आप कोई भी काम कर रहे हो, जनरली सन यहाँ पे ना आपको अच्छी सक्सेस दिलवा देता है, क्योंकि आपके अंदर वो इनबिल्ट होता है एफर्ट्स लगाना, अपने लिए नई-नई अपॉर्चुनिटीज़ ढूँढना, नई अपॉर्चुनिटीज़ को पहचान के उन्हें ग्रैब करना, यानी उनके ऊपर काम भी करना। तो यहाँ पे वो एक तरह से एक कह लीजिए कि वो एक्शन ओरिएंटेड हो जाते हैं। ये हाउस सिबलिंग्स का भी होता है, छोटे सिबलिंग्स का होता है। तो इन लोगों का अपने छोटे सिबलिंग के साथ मिलके या तो ये किसी तरह के काम में होते हैं या उनके ऊपर ना इनका बहुत ज़्यादा फोकस होता है, या उनके लिए एक तरह से फादर फिगर होते हैं। चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, वो एक फादर फिगर का काम करते हैं, एक प्रोवाइडर का काम करते हैं। और छोटे सिबलिंग्स भी ना इनकी तरफ बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं। पर यहाँ पे ना एक और ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट ये है कि अगर 11th हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस में आके बैठ जाता है, यानी बड़े सिबलिंग्स का लॉर्ड उठ के अगर छोटे सिबलिंग्स के उसमें बैठ जाता है, तब इन लोगों को दिक्कत आनी शुरू होती है। फिर हो सकता है कि जो इनके बड़े सिबलिंग्स हों, वो इनको एक्सप्लॉइट करें, इनको ब्लैकमेल करे, इनको हर तरीके से ना इनसे काम निकलवाने की कोशिश करे, और हो सकता है कि अपनी गलतियों का ब्लेम भी इन्हीं के ऊपर डाले। तो यहाँ पे अगर ये वाला पर्टिकुलर पोजीशन मिलती है कि 11th हाउस का लॉर्ड अगर 3rd में आता है, अदरवाइज सिबलिंग्स के साथ इनका रिलेशन छोटे सिबलिंग्स के साथ ना बहुत अच्छा होता है, और छोटे सिबलिंग्स का भी इनके साथ बहुत अच्छा होता है। अगर इन लोगों की जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करें, तो ये लोग ना कम्युनिकेशन से रिलेटेड जॉब प्रोफाइल में बहुत अच्छे फिट बैठते हैं। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में हो गया, नेगोशिएट करने की किसी टीम में हो गया, एचआर में हो गया। तो जो भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड जॉब होती है ना, इनके लिए बहुत अच्छी फिट बैठती है। और इनको ना कम्युनिकेशन से रिलेटेड फील्ड ही चुननी चाहिए, क्योंकि ये इसमें अच्छी तरह ग्रो कर पाएंगे। और ऐसे लोग ना अपनी अपीयरेंस के लिए बहुत अप टू डेट होते हैं, क्योंकि उन्हें पब्लिक में कैसे दिखना है, बाहर कैसे दिखना है, इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। पर यहाँ पे अगर ये थोड़ा सा नेगेटिवली काम कर रहा होगा ना, तो आप पाएंगे कि ये लोग दिखावे पे ज़्यादा विश्वास करेंगे, यानी करेंगे कम और दिखाएंगे इतना कि इन्होंने बहुत किया है, सबके लिए बहुत किया है। हाँ, ये अपनी मर्ज़ी से अपने परिवार वालों की हेल्प करे, अपने परिवार वालों के लिए काम करे, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर उस काम में अगर उनके परिवार वालों ने या फ्रेंड सर्कल ने किसी ने भी उँगली उठा दी ना कि यार ये तूने गलत किया, फिर उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उस काम को वहीं छोड़ देते हैं। वो बोलते हैं मैं तुम्हारे लिए कभी नहीं करूँगा। तो उनके अंदर ये एटीट्यूड आप देख सकते हो। या तो हाँ, मैं करूँगा तो उसमें उँगली मत उठाओ, उसमें गलतियाँ मत निकालो, और अगर आपने गलती निकाली तो मैं उस काम को छोड़ दूँगा। तो ये थोड़ी-सी इनकी नेगेटिव ट्रेट हो जाते हैं, जो कि इनके लिए ना नुकसान कर देता है। और फैमिली वाले भी ना इनको इनकी सच्चाई बताने से ना थोड़ा डरने लगते हैं। तो फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में ना ये वाली ईगो हटा दीजिएगा, क्योंकि जो भी वो आपको बता रहे हैं, आपकी गलती बता रहे हैं,
वो आपके भले के लिए है। पर कभी कभी हमें लगता है कि मैं तो इनके लिए सब कुछ कर रहा हूँ, फिर भी ये मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। तो ये चीज़ जब आपके दिमाग में है ना, तो इस चीज़ को री इवेल्युएट कर लीजिएगा कि सही में आपको ये फील हो रहा है या आपकी ईगो बीच में आ रही है। अब 4th हाउस में अगर सन बैठा हुआ है तो इनका सोल पर्पस क्या होगा? इनका सोल पर्पस है घर, अच्छा डेकोरेटेड हाउस, सब तरह की ऐशो आराम, सब तरह की सुविधाएं। तो ऐसे लोग जनरली कैसे होंगे? ये अपने घर में ना अपनी पहचान बनाने में लगे होंगे या पहचान बनाना चाहते होंगे। यहाँ पे जब सन 4th हाउस में आके बैठ जाता है तो 4th हाउस तो मदर से रिलेटेड होता है, मदर के सुख से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे दो बातें हो सकती हैं, या तो मदर ही एकदम फादर के रोल में हो कि उन्होंने जो भी फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो आपकी मदर ने ही पूरी की हो, या आपके फादर बहुत ज़्यादा डोमिनेट होके आपके घर को चलाते हो। तो अगर मदर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है या फादर डोमिनेट होकर चलाते हैं, दोनों ही उसमें घर में थोड़ा सा ना हार्मनी का डिसबैलेंस रहता है, दोनों बैलेंस नहीं होते। तो आपका बचपन हो सकता है इस डिसहार्मनी में ही गुजरा हो। तो आपके अंदर ना घर में एक हार्मनी बनाने का एक वो होता है ना कि घर में एक हार्मनी होनी चाहिए, घर में एक बैलेंस होना चाहिए। तो आप चाहेंगे कि आपके जो परिवार हो या आपका जो घर हो उसमें डिसिप्लिन हो, और डिसिप्लिन के साथ में एक हार्मनी, एक प्रेम भी हो, हर कोई उसे फॉलो करे। हो सकता है कुछ समय बाद आप ही वो फादर फिगर बन जाए अपने घर में। तो यहाँ पे आपकी सोल का पर्पस घर से रिलेटेड ही है, चाहे वो घर की रख रखाव से रिलेटेड हो, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड हो, खासकर मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड हो, घर में चीज़ों को प्रोवाइड कराना, मतलब गाड़ी, बंगला, कोठी, मकान, ये सब आपकी ज़िम्मेदारी हो कि भी मुझे इन सब के लिए करके देना है, या आप अपने लिए कर रहे हो, कोशिश करते रहते हो कि अभी ये गाड़ी ली है तो चलो मुझे अब ये लेनी है। आपके परिवार में किसी ने आपसे डिमांड कर ली तो आप उसको पूरा करने में लगे हैं, या आपकी मदर ने आपसे डिमांड कर ली तो आप उसे पूरा करने में लगे हैं। तो यहाँ पे आपकी जो सारी एफर्ट लग रहे होंगे आपके घर से और घर की सुख सुविधाओं से लग रहे होंगे। यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि आप ना अपने फादर के ही रिलेटेड बिजनेस में हो, या आप हो सकता है कि वर्क फ्रॉम होम करते हो। आपका ये भी देख सकते हैं कि आपका जो जॉब प्रोफाइल हो वो घर से रिलेटेड ही हो, या प्रॉपर्टी में हो, रियल एस्टेट में हो, आप घर आर्किटेक्ट हो, आप घरों को सजाने का काम करते हो, डेकोरेटर हो। आपका बेसिकली जो काम हो वो घर से रिलेटेड हो, या तो अपने परिवार के किसी बिजनेस से रिलेटेड हो। यहाँ पे जो सूर्य का जो नेगेटिव पॉइंट आता है ना, वो ये आता है कि ये लोग ओवरली इन्वॉल्व हो जाते हैं अपने घर में, अपने घर के मैटर्स में। ये बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना, घर से अटैच्ड हो जाते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि इनकी सोशल लाइफ ख़राब हो जाती है, इनकी पर्सनल लाइफ ख़राब हो जाती है। अगर ये बहुत ज़्यादा अपने घर की चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इन्वॉल्व हैं, तो ये उसको टेक ओवर करना चाह देंगे। और अगर ये मेल हैं तो डेफ़िनेटली इनके परिवार की जो फीमेल्स होंगी उन्हें पसंद नहीं आएगा। जो भी किसी चीज़ के ऊपर अथॉरिटी लाना चाहता है तो जो दूसरे लोग होते हैं ना उसके खिलाफ जाते हैं, तो घर में हार्मनी डिसबैलेंस होना शुरू हो जाएगा। तो और आपके सोल का पर्पस क्या है? बैलेंस, हार्मनी और एक डिसिप्लिन घर में लेके आना, और सबको एक अच्छा और शांत माहौल देना। तो अगर आपको अपने अंदर ये ट्रेड्स दिखाई दे रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो रहा हूँ या हो रही हूँ, या बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव हूँ, या मैं किसी की सुनता नहीं हूँ या सुनती नहीं हूँ घर में, तो इसका मतलब वो नेगेटिवली काम कर रहा है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपका ये 4th हाउस में सन है, तो अब इसको ना रेक्टिफाई करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये चीज़ें आपकी सोल के ना खिलाफ जा रही हैं। सोल के साथ चलना, सोल के पर्पस के लिए चलना, और आप देखेंगे कि उम्र भर आप अगर इस सोल के पर्पस को पूरा नहीं करेंगे तो आपकी सारी कुंडली का जो एफर्ट है ना वो 4th हाउस से रिलेटेड होगा। अब अगर सूर्य आपके 5th हाउस में बैठा हो, 5वें भाव में बैठा हो, तो आपकी सोल का पर्पस है सेल्फ एक्सप्रेशन, अपने आप को व्यक्त करना। और कैसे? क्रिएटिविटी से। आप हो सकता है बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, आप जो भी अपने मन की फीलिंग्स है ना वो अपनी क्रिएशन से बताते हो। चाहे बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो सकता है आप नेचुरल आर्टिस्ट हो, आप मीडिया में हो सकते हैं, अगर बुध उसमें साथ में बैठा है तो आप मीडिया में हो सकते हैं, आप किसी तरह की
पोइट्री राइटिंग में हो सकते हैं, आप बुक वगैरह लिखते हो, मतलब आपकी जो एक्सप्रेशंस है ना, अपने आप को बताना, दुनिया के सामने रखना, वो किसी ना किसी आर्टिस्टिक फील्ड से जुड़े होने चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो आपके सोल का पर्पस है, क्रिएटिविटी से ना अपने आप को आगे निकालना, अपनी अ, अपनी इंडिविजुअलिटी बनाना, अपनी एक पहचान बनाना। आप जो जॉय लेना चाहते हो, आप जो खुशी लेना चाहते हो, वो फुलफिलमेंट फील करना चाहते हो कि यस यू आर फुल ऑफ लव, वो अपने रोमांस पार्टनर के साथ आप करते हो, उनसे आपको मिलता हो या उनकी तरह आपको लगता हो कि आपके साथ कोई जुड़े, तो आप और अच्छी तरह अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे। ये एक्चुअली सोल का पर्पस है, ये सब डिमांड है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस करें, किसी ना किसी वे में एक्सप्रेस करें। आप ना रोमांटिकली सोचते बहुत होंगे, आपको लगता होगा कि आपके पार्टनर को आपको इस तरह से सपोर्ट करना चाहिए, इस तरह से सपोर्ट करना चाहिए, पर वहाँ जो प्रॉब्लम आती होगी ना, वो आती होगी आपके ईगो क्लैश की, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं ना, वो आपका पार्टनर नहीं सोच रहा होगा, और यहाँ पे वो ईगो आ जाती है। तो हो सकता है कि प्यार मोहब्बत में ना थोड़े से आपको धोखे वोखे मिलते रहते हो, या एक तरह से कह लो कि दोनों की सोच में एक डिफरेंस रहता हो, एक प्लेटफॉर्म पे ना आते हो। यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है, मोस्टली जो रिलेशंस में प्रॉब्लम आती है, वो आती है ईगो की। तो जब ये ईगो रिलेशंस में आ जाती है ना, और आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते हो, तो आपके अंदर गुस्सा आ जाता है, आप बहुत हार्श हो जाते हो स्पीच में, आप अवॉइडेंस में आ जाते हो। तो इसकी वजह से ना आपके रिलेशनशिप ज़्यादा अच्छे चलते नहीं हैं। तो यहाँ पे आपको वो प्यार चाहिए उस जॉय को फील करने के लिए, पर दूसरी तरफ ईगो से फील नहीं करने दे रहा। तो अब आपको ईगो हटाना है। अब वो ईगो ज़रूरी नहीं है कि वो ईगो आपकी सिर्फ लव पार्टनर्स के साथ हो। यहाँ पे फिफ्थ हाउस है, आपके बच्चों के साथ भी हो सकती है। हो सकता है कि बच्चों के साथ भी ना आपकी तू मैं होती हो, उनके साथ विचार ना मिलते हो, ना वो पीछे हटना चाहते हो, ना आप पीछे हटना चाहते हो। तो ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है, क्योंकि आपकी आत्मा का ये पर्पस है कि अब आपको थोड़ा सा टेपर डाउन होना है अपने रिलेशंस में, खासकर अपने बच्चों के रिलेशन में और अपनी रोमांटिक रिलेशन में। तभी आप वो जॉय फील कर पाओगे। अदरवाइज लाइफ का जो पर्पस बताया ना, सेल्फ एक्सप्रेशन का या उस जॉय का, अपनी इंडिविजुअलिटी का, ये सारी चीज़ें ना मेस्ड अप हो जाएंगी, और मोस्टली ये होती होंगी क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमारी सोल का पर्पस क्या है। तो आपकी सोल का पर्पस है क्रिएटिविटी के थ्रू खुश रहना। इंडिविजुअलिटी चाहिए, खुद की पहचान चाहिए, पर दूसरे की पहचान को दबा के नहीं, अपनी खुद की सोल को, अपने आप को ना और अच्छा बना के। अब सन आ गया है सिक्स्थ हाउस में। सन जनरली अच्छा करता है सिक्स्थ हाउस में, क्योंकि सिक्स्थ हाउस में ना जितने भी मेलेफिक प्लैनेट्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छा करते हैं, क्योंकि सिक्स्थ हाउस हमारा कंपटीशन का घर है। रोग ऋण रिपु, इनके लिए ना हमारे अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए, इनसे लड़ने की हमारे अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए, और वो स्ट्रेंथ ना मेलेफिक प्लैनेट्स देते हैं। तो यहाँ पे सन अच्छा करता है। यहाँ पे जो आपका सोल पर्पस है ना, वो पर्पस है कि अपनी सर्विसेज से ना दूसरों की हेल्प करना। चाहे आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हो, चाहे आप किसी पब्लिक सेक्टर में हो, किसी सेमी गवर्नमेंट में हो, बेसिकली आप उसके थ्रू ना दूसरों की हेल्प कर रहे हैं, गवर्नमेंट की हेल्प कर रहे हैं। तो यहाँ पे इनसे रिलेटेड जॉब आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपकी सोल आपको चाह रही है बताना कि आपको ना वर्क और लाइफ दोनों को ना डेली कैसे बैलेंस करना है, ये सीखना होगा। तो आपके साथ क्या होता होगा कि अगर आप काम कर रहे हैं ना, तो आप पूरी तरह से काम में डूब जाते होंगे और अपनी फैमिली को अवॉइड कर देते होंगे। तो यहाँ पे जो सोल का पर्पस अब सीखने का है, वो ये है कि दोनों को बैलेंस कैसे करना है, एक अच्छी हेल्दी लाइफ कैसे चलानी है, अपनी हेल्थ के ऊपर कैसे ध्यान देना है। क्योंकि अगर आप पूरी तरह से काम में फोकस हो जाएंगे ना, आपकी हेल्थ ख़राब होगी, आपकी फैमिली लाइफ ख़राब होगी, डेली की रूटीन में कट होगी, लड़ाई झगड़े होंगे, फादर से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, एक कहते हैं ना मेंटल टेंशन में घूमते रहेंगे। तो सोल पर्पस है ये चीज़ें सीखना कि यहाँ भी आप अच्छा करें और वहाँ भी, यानी बैलेंस बनाना सीखें। अगर सिक्स्थ हाउस में सूर्य है तो आप देखेंगे कि आपका ना आपकी मामा मौसियों की तरफ से आपका रिलेशन बड़ा अच्छा होगा, वो, और आप उनको सपोर्ट करते होंगे, वो आपको सपोर्ट करते होंगे। यहाँ पे हेल्थ अगर देखी जाए तो सन
सिक्स हाउस में बैठ के ना ज़्यादा हेल्थ ख़राब नहीं करता, बट ये हो सकता है कि हाई फीवर आ जाए, आपको स्किन से रिलेटेड कोई इशू हो, ब्लड से रिलेटेड कोई इशू है, पर इनमें जो भी बीमारियां आती है ना, जैसे आती हैं उतनी आसानी से ख़त्म भी हो जाती है, बहुत लंबी नहीं खींचती। क्योंकि सिक्स हाउस को हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज में भी देखा जाता है, तो आप अगर सन आपके सिक्स हाउस में बैठा है तो ये उसको ज़्यादा डैमेज नहीं करता। सिक्स हाउस में अगर सन बैठा है तो आप पाएंगे कि जितने भी आपके कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जितने भी आपके खिलाफ लोग होते हैं, या जो आपसे जेलस फील करते हैं, या आपकी चीज़ों में बाधा लेके आते हैं, रोड़े अटकाते हैं, वो ज़्यादा दिन टिक नहीं पाते। सन उनको रुकने नहीं देता, यानी आपके दुश्मनों को ना ज़्यादा देर टिकने नहीं देता। तो ऐसे में आप जो भी कंपटीशन करते हैं, अगर आप जॉब से रिलेटेड कंपटीशन में हैं, तो वहाँ पे भी लोग आपके सामने ज़्यादा देर नहीं टिकते होंगे। अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड किसी कंपटीशन में जाते हैं, तो वहाँ पे भी आपको वहाँ पे भी ना आपको सफलता मिल जाती होगी। तो यहाँ पे जो आपको नोट करना है ना, वो ये करना है कि आपको अपने अंडर जो एम्प्लॉयज़ हैं ना, उनके साथ गलत बिहेव नहीं करना, या उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बॉस अराउंड नहीं करना। आप दूसरों की सर्विस में रहते हैं, तो आपके अंदर वो भावना भी होनी चाहिए कि मैं दूसरों की हेल्प के लिए आया हूँ। क्योंकि वो तो राजा है ना, वो तो चाहेगा कि मुझे किंग की तरह फ़ील कराओ, और अगर सामने वाला आपको किंग की तरह फ़ील नहीं करवाएगा, तो आप उससे गुस्सा हो जाएँगे, आपके अंदर उसको लेके ना कोई किसी तरह का द्वेष आ जाएगा। हो सकता है आप अपने सबॉर्डिनेट्स को बहुत ज़्यादा डोमिनेट करना शुरू कर दें। तो इन चीज़ों से बचें, क्योंकि सोल पर्पस है दूसरों की सर्विस करना, ना कि दूसरों से सर्विस करवाना। अब अगर सूर्य 7th हाउस में आ गया, 7वें भाव में बैठा है, वो भी मैरिज के भाव में, पार्टनरशिप के भाव में, तो आपने सुना होगा ना, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि ये मैरिज को ख़राब कर देता है, क्योंकि हमें अपने सोल का पर्पस ही नहीं पता होता, इसीलिए तो मैरिज ख़राब हो जाती है। पर ये डिवोर्स तक नहीं लेके जाता, सेपरेशन तक नहीं लेके जाता, अनटिल अनलेस इसके साथ कोई और कॉम्बिनेशन ना हो। तो यहाँ पे आपकी सोल यही सीखने आई है कि अब आपको पार्टनरशिप में कैसे बैलेंस बनाना है ना, ये सीखना है। शादी में कैसे हार्मनी बना के रखनी है, ये सीखना है। तो यहाँ पे सन 7th हाउस में बैठा है, लिब्रा साइन में, वीनस के साइन में, और जनरली यहाँ ये डेबिलिटेटेड हो जाता है, नीच का हो जाता है। तो यहाँ पे आप पाओगे कि हो सकता है कि आपकी जो सेल्फ वर्थ है ना, वो आपके पार्टनर के थ्रू ही ख़त्म कर दी जाए। मतलब एकदम ख़त्म नहीं करेंगे, यहाँ पे ये कह सकते हैं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी देखी जा सकती है। आपके अंदर ईगो तो बहुत है, पर सेल्फ एक्सप्रेशन नहीं है, अपने आप को बता नहीं पाते। आप इस पोजीशन में देखेंगे कि जनरली ऐसे लोगों के साथ पता है क्या होता है, इनके साथ ये होता है कि ये कोई भी अच्छा काम कर ले, कुछ भी अच्छा कर ले, सारा जो श्रेय है ना इनके पार्टनर को चला जाता है, कि वो करते हैं या वो ले लेते हैं। अब डिपेंड करता है कि वो किस लॉर्डशिप में बैठा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे यही तो सीखना है कि आप अब अपनी रिलेशनशिप में ईगो कैसे हटाते हैं, अपना सेल्फ इंटरेस्ट कैसे हटाते हैं, आप सेल्फलेस कैसे हो सकते हैं। तो यहाँ पे जब सन 7th हाउस में बैठ गया, लिब्रा में बैठ गया, लिब्रा के हाउस में बैठ गया, तो वो आपको इस तरह की सिचुएशंस में डाल देगा जहाँ पे आपको लगेगा कि ये मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, ये मेरी ईगो हर्ट कर रहे हैं, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर रहे हैं। आप इस तरह की सिचुएशन से गुजरोगे, और गुजरने का मतलब ही यही है कि आप इसे सीखो, कि अपने अंदर से चीज़ें निकाल दो, सरेंडर करना सीख लो इसमें। क्योंकि सन वो भी डेबिलिटेटेड, तो ये ऐसा राजा होता है ना, सन यहाँ पे एक ऐसा राजा है तो वो राजा, पर अब उसको ना अपने अ, राजमहल से बैठ के ऑर्डर नहीं देना, किसी को ऑर्डर नहीं देना, किसी मंत्री को ऑर्डर नहीं देना, किसी सेना को ऑर्डर नहीं देना, अब इसे खुद जाके वो काम करने पड़ेंगे। तो उसके लिए कितना उसके प्राइड को हर्ट करेगा ना, एक राजा, एक किंग, अब वो खुद सब्जी लेने जा रहा है, अब वो खुद अपनी बिजनेस मीटिंग में जा रहा है, अब वो खुद जनता के बीच में बैठा हुआ है। तो ऐसे लोग पॉलिटिशियन बड़े अच्छे बन सकते हैं, बिकॉज अब इन्हें पता होता है कि कब कैसे जनता को ना मोड़ा जा सकता है, अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन में हो सकते हैं, लोगों के साथ कैसे डील कर सकते हैं ना। मतलब आपको दुनिया से डील करनी है, आप राजा हो पर आपको खुद जाके बात करनी पड़ रही है। तो ये पोजीशन है, ये सिखाती है कि अब आपको ये करना है, यानी आप एक राजा हो
पर आपको अब एक ना नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव करना है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप में ईगोज़ अगर आ रही हैं, तो आपको टेपर डाउन होना पड़ेगा। ये आपके सोल का पर्पस है, चाहे आपके बिज़नेस पार्टनरशिप में हो, चाहे आपकी मैरिज पार्टनरशिप में हो। क्योंकि अगर इसमें ईगो आएगी ना, तो ये पार्टनरशिप आपको तकलीफ़ें देंगी और बार-बार ना आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होगी। आपका सन आके बैठ गया है 8th हाउस में, 8वें भाव में। जनरली सन अगर 8th हाउस में आता है तो यहाँ पे माना जाता है कि पिता की हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ बढ़ते हैं। उन्हें किसी न किसी तरह के हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ पूरी उम्र ना लगे ही रहते हैं, या वो बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं। तो यहाँ पे जब 8th हाउस में सन आता है, तो आपका सोल पर्पस क्या है? आपका सोल पर्पस है ट्रांसफॉर्मेशन। अभी तक आप जिस भी चीज़ को पकड़ के या जिस भी परंपरा को पकड़ के चल रहे हैं, जिस भी सोच को पकड़ के चल रहे हैं, जो आपको अब सर्व नहीं करती, अब आपकी सोल चाहती है अब इसे बदल दो, अपने आप को बदल दो। क्योंकि वो सोल वहाँ पे अ, दब गई है। सन जैसे है ना, सन को अगर आप अंधेरे गड्ढे में डाल दो, वो गड्ढे में चला गया, वो रोशनी अपनी कभी नहीं ख़त्म करेगा। सन तो जहाँ जाएगा वही रोशनी करेगा ना। अब वो गड्ढे में चला गया और वहाँ रोशनी कर रहा है और उसे पता चल रहा है कि भाई यहाँ तो बहुत सारा ऐसी चीज़ें रखी हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, तो इन्हें हटाओ, इन्हें फेंक दो और इनकी जगह ना नई चीज़ें लेके आओ जो तुम्हारी सेल्फ ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे ऐसे लोग ना बहुत अच्छी रिसर्च में जा सकते हैं, बहुत अच्छे डीप डाउन थिंकर होते हैं ना, चीज़ों को सोचने की जो होती है शक्ति है, चीज़ों को ट्रांसफॉर्मेट करने की जो शक्ति होती है, वो इस तरह के लोगों के अंदर होती है। यहाँ पे जो आपका सोल पर्पस बन रहा है ना, वो बन रहा है रीडिस्कवर योरसेल्फ। अपने आप को दोबारा से पहचानो कि आप हो कौन। अपने सेल्फ डाउट्स के ऊपर फोकस करो, अपने फियर्स को देखो, इनसे अपने आप को बाहर निकालो। यहाँ पे जो सोल पर्पस बन रहा है ना, वो बन रहा है बैटल अगेंस्ट योर सेल्फ डाउट। अपने ऊपर जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है ना, उससे रिलेटेड बैटल, उससे रिलेटेड जो इश्यू चलते हैं, उनको दोबारा से रीथिंक करो, उन्हें चेंज करो। आपके अंदर के बहुत सारे डर हैं, उन्हें फेस करो, उनके ऊपर दोबारा से सोचो और अपने आप को ना उनसे अब ऊपर उठाओ। यहाँ 8th हाउस का सन ना आपको पूरी तरह से चेंज होने के लिए कह रहा है, पूरी तरह से अपने जो बिलीफ सिस्टम है ना उनको बदलने के लिए कह रहा है। जनरली ये आपकी हेल्थ भी दिखाता है। तो अगर यहाँ पे सन है, अब डिपेंड करता है कि सन के साथ कैसे एस्पेक्ट है, सन किसके साथ बैठा है, अकेला है, उसके ऊपर दृष्टि कैसी है, ये डिपेंड करता है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ ना उतने ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि सन मैंने बताया ना जहाँ बैठता है वहाँ पे रोशनी ला देता है। उस जगह से रिलेटेड जो भी आपकी डिज़ीज़ होंगी ना, वो बहुत जल्दी नज़र में आ जाएगी, बहुत जल्दी पकड़ में आ जाएगी और उनका इलाज भी मिल जाएगा। नेगेटिव पॉइंट उसमें ये होते हैं कि अगर आप उसमें इग्नोरेंट हो, आप अपनी हेल्थ को उतना ध्यान ना देते हो, तो जब भी सूर्य की अंतर्दशा आएगी, महादशा आएगी या बीच-बीच में ट्रांज़िट आएगा, तो आपके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ ना पॉप अप होते रहेंगे। तो आपको अपने हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ को ना देखते रहना है। ये पर्टिकुलरली जो होंगे आपके स्टमक रिलेटेड, एसिडिक हो गया, या आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड, हार्मोन से रिलेटेड, इस तरह के आप इश्यूज़ देख सकते हैं। जनरली 8th हाउस का सन कंपटीशन वगैरह में, इंटरव्यूज़ वगैरह में ना आपको निकलवा देता है। तो अगर आप किसी तरह के गवर्नमेंट से रिलेटेड इंटरव्यूज़ में जाना चाह रहे हैं, कंपटीशन में जाना चाह रहे हैं, तो ये सन आपको सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे जो आपको बचना है ना, जिन चीज़ों से बचना है वो ये है कि आप गलत काम में इंडल्ज मत होइए। वो कहते हैं ना कि गलत पैसा कमाने की कोशिश मत कीजिए। यानी कि अगर आप गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो जो रिश्वत वगैरह है ना, अंडर टेबल पैसा लेना, ये सब लेना, ये मत कीजिए, क्योंकि फिर ये सन आपको पनिशमेंट भी दिला सकता है। गवर्नमेंट के थ्रू आपको मतलब इंसल्ट भी मिल सकती है। तो बेटर है ये सब चीज़ें ना करें, क्योंकि सन यहाँ पे बैठ के ना आपको गलत करवाने नहीं देगा। अगर आप गलत करेंगे ना, तो बहुत जल्दी गवर्नमेंट की नज़र में आ जाएंगे, तो फिर उनसे रिलेटेड आपको इश्यूज़ झेलने पड़ेंगे। तो कोशिश कीजिए जो काम कर रहे हैं ना, बिल्कुल लॉयल्टी से कीजिए। अब 9th हाउस में अगर सूर्य आके बैठ जाता है, तो आपकी सोल का पर्पस है फिलॉसफी ऑफ लाइफ। आप जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं, आप किस परंपरा से चले आ रहे हैं, या आप किस रिलीजन के हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं। आपके फादर से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ होंगे, उनको सेटल डाउन करना चाहते हैं। यहाँ पे आप
अपनी सक्सेस को देखना चाहते हैं। यहाँ पर आप एक सेल्फ रिस्पेक्ट बनाना चाहते हैं, यानी आपकी सोल का जो पर्पस है या आपकी लाइफ का भी जो पर्पस होगा ना, आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाना, अपनी सेल्फ वर्थ दिखाना। पर ये सब कैसे होगा? 9th हाउस किसका स्थान है? वो हमारे भाग्य का है। अब भाग्य यानी प्रारब्ध में अच्छा लिखा है या बुरा लिखा है, सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, हमें किस सिचुएशन से, किस परिस्थिति से गुजरना होगा, ये सारा हमारे भाग्य में लिखा होता है। यानी कि आप उसे चेंज नहीं कर सकते। आप सोचे कि मैं अपना भाग्य बदल दूं, तो भाग्य में भी प्रारब्ध, जिसे हम कहते हैं ना, प्रारब्ध नहीं बदल सकते, वो आपको झेलना ही पड़ता है। तो अगर यहाँ पे सन अच्छी पोजीशन में बैठा है तो आपको रिकॉग्निशन भी मिलेगी, आपके परिवार में, आपके बड़े बूढ़ों के सामने आपकी एक इज्जत होगी, आपकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, वो लोग आपकी वैल्यू करते होंगे, आपके फादर की आपके साथ अच्छी निभती होगी, आप उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते होंगे, उन्हीं की बताई हुई चीज़ों को फॉलो करते होंगे। हो सकता है उन्हीं से रिलेटेड किसी काम में आप हो, जो काम वो करते हैं वही काम आप भी करते हो, डिपेंड करता है। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि आपकी ना लाइफ की फ़िलॉसफी के ऊपर पकड़ बड़ी अच्छी होगी। आप दूसरों को गुरु की तरह ज्ञान देते होंगे, या तो आपके पास खुद के पास बहुत अच्छे गुरु होंगे, या आपको उस तरह से लोग देखते होंगे, आपके समाज में उस तरह से लोग देखते होंगे, आपके ऊपर आपके पितरों की ब्लेसिंग होगी। अगर ये अच्छी पोजीशन पे काम कर रहा है, यानी यहाँ पे ये सन पूरी अपनी अच्छी चमक के साथ है, अपनी पूरी शाइन के साथ है। पर अगर इसकी शाइन बहुत बढ़ गई है या बहुत ज़्यादा हो गई है, तो वो यहाँ की चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें, यहाँ के रिलेशन से रिलेटेड जो इशू है ना, उनको निकाल देता है। यानी कि आपके पिता के साथ नहीं बनती होगी, उनके विचार आपसे नहीं मिलते होंगे, वो अगर लेफ़्ट जाते होंगे तो आप राइट जाते होंगे, डिपेंड करता है कि आप बिल्कुल उनसे अलग जाते हो सकता है आपको अपनी हायर स्टडीज़ को करने में बहुत एफ़र्ट लगाना पड़ता हो, पितरों की ब्लेसिंग ना हो। ये तो 9th हाउस में ना सन के नेगेटिव ट्रेट्स हो जाते हैं। वैसे तो अगर सन 9th हाउस में है तो आप हायर एजुकेशन भी कर सकते हैं, आप बाहर विदेशों में ट्रैवल कर सकते हैं, आप अपने काम के लिए विदेशों में जा सकते हैं, आप अपनी रिलीजन की नॉलेज फॉरेन कंट्रीज़ में दे सकते हैं या दूसरे समाज में दे सकते हैं। मतलब बेसिकली आप एक नॉलेजेबल इंसान होंगे। तो आपकी जो सोल का पर्पस है वो यही है, अपनी पहचान को जानना कि आप हैं कौन। आपका इंटरेस्ट इन चीज़ों में हो सकता है, आपका इंटरेस्ट स्पिरिचुअलिटी में हो सकता है, स्पिरिचुअल नॉलेज में हो सकता है, आपका इंटरेस्ट हिस्ट्री में हो सकता है, अपने वेदों में, अपने ग्रंथों में हो सकता है। ये हम सन की इस पोजीशन से देख सकते हैं। पर अगर ये पोजीशन सही तरीके से काम नहीं कर रही तो ये लाइफ में बहुत ज़्यादा हर्डल्स लेके आएगी। तो इस पोजीशन को ना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अगर ये नेगेटिवली काम कर रही है तो आपको रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ जाना चाहिए, चैरिटी करनी चाहिए। अपने जिस भी आप रिलीजन से बिलोंग करते हैं, उनके जो होली स्क्रिप्चर्स हैं उनको पढ़ना चाहिए। आपको अपने पिता का सम्मान करना चाहिए, अपने पितरों का सम्मान करना चाहिए, अपनी लीनिएज का सम्मान करना चाहिए। तब आपको ना ब्लेसिंग मिलना शुरू हो जाएगी। और आपको जिन चीज़ों से बचना चाहिए ना, वो है फॉल्स ईगो। यानी अगर आप बहुत नॉलेजेबल हैं तो हो सकता है कि आपके अंदर ना नॉलेज को लेके बहुत ज़्यादा ईगो आ जाए। आप हो सकता है बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी बन जाए, यानी अपनी परंपराओं को चेंज ना करें, जो जैसा चलता आ रहा है ना आप उसी को फॉलो करें। मतलब आप बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाए अपनी परंपराओं को लेके, अपने रीति रिवाज को लेके। और इस पोजीशन में जो आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा ना, वो डिससेटिस्फैक्शन। मतलब अगर आप जो काम कर रहे हैं, आप कभी भी उस काम के रिजल्ट से ना सेटिस्फाइड नहीं होंगे। तो ये सारे जो मैंने अभी ट्रेड बताया ना, ये सारे नेगेटिव काम कर रहे हैं। तो इनसे बचना चाहिए। अगर आपको पता है, अगर आपका ये पोजीशन और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो कोशिश करके ना इन चीज़ों को नोट कर लीजिए और इनसे बचिए। अब अगर सूर्य आके बैठ गए हैं 10th हाउस में, 10वें भाव में, तो यहाँ पे सूर्य अच्छा कार्य करते हैं। और आपकी जो सोल का पर्पस है यहाँ पे, वो है अपनी रिकॉग्निशन बनाना, समाज में अपनी एक जगह बनाना, अपने कार्यों से, अपने कर्मों से लोगों के अंदर ना अपनी एक पहचान बनाना, अपनी एक छाप छोड़ जाना। यहाँ पे आप जो भी काम करेंगे वो एक हायर लेवल पे करेंगे। आप शायद शुरुआत बहुत लो से करें, पर
आप ही ऐसे लोग होंगे जो उसी फॉर्म में या उसी गवर्नमेंट फॉर्म में आप हायर लेवल पे पहुंच जाएंगे, या आपकी शुरुआत सीधा ही एक अथॉरिटी पोजीशन से होगी। तो ऐसे लोग जनरली बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा वफादार होते हैं, बहुत लॉयल्टी से अपना काम करते हैं। इन लोगों को ना रिकॉग्निशन की बहुत भूख होती है कि इन्होंने जो काम किया है उसे कोई रिकॉग्नाइज करे। उन्हें जब रिकॉग्निशन नहीं मिलती ना, तो वो तिलमिला जाते हैं, छटपटा जाते हैं, और जिसकी वजह से ना उनका एक नेगेटिव एस्पेक्ट बाहर निकल के आता है। वो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हार्श हो जाते हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक अप्रोच रखते हैं, बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो जाते हैं, और यही उनका डाउनफॉल का कारण भी बनना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे आपकी सोल चाहती है कि आपको आपके काम की रिकॉग्निशन मिले, पर अगर नहीं मिलती तो इस चीज़ को आपको जानना है कि वो काम ढंग से नहीं हुआ है, इसलिए नहीं मिल रही है। क्योंकि यहाँ पे जितना आप हार्ड वर्क देंगे ना, उतनी ही आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। यहाँ पे आप कम काम करके ज़्यादा प्रतिष्ठा में नहीं, यानी ज़्यादा ऊंचाइयों तक नहीं पहुँचेंगे। तो यहाँ हार्ड वर्क का बहुत बड़ा काम है, क्योंकि ये 10th हाउस है, ये शनि का घर है। यहाँ पे आपको अपने एफर्ट्स देने पड़ेंगे, और हो सकता है एक बार नहीं 10 बार देने पड़ेंगे। और जब आप वो सही तरीके से एफर्ट लगाएंगे और सही जगह लगाएंगे ना, तो आपकी जो सोल की का पर्पस है, सोल की जो तमन्ना है कि आपको रिकॉग्निशन मिले, सोसाइटी में आपका नाम हो, वो सब होना शुरू हो जाएगा। अब जनरली सन का ये घर है, मतलब सन यहाँ कंफर्टेबल फील करता है, और यहाँ जनरली जिन लोगों की भी ये सिचुएशन होगी, आप पाएंगे कि वो अपनी मेहनत से ना एक खास मुकाम तक तो पहुँच जाते हैं, पर एक सक्सेसफुल करियर, एक सक्सेसफुल लाइफ के साथ ना ईगो अटैच होके आती है, मैं अटैच होके आता है, अहंकार आता है। और जहाँ ये अहंकार आपके काम के साथ रिलेट हो गया, वहीं से वो जो पतन होना शुरू होता है ना, वो होना शुरू हो जाता है। क्योंकि अब वो अहंकार किसी को अपने सामने को समझता ही नहीं है, उन्हें लगता है कि सब कुछ हम ही कर रहे हैं। फिर वो जो दूसरों ने उनके साथ मेहनत की होती है, उनकी टीम ने जो मेहनत की होती है, उनके सबॉर्डिनेट्स ने जो मेहनत की होती है, वो उन्हें दिखाई देनी बंद हो जाती है। उन्हें लगता है कि सब काम मैं ही कर रहा हूँ या मैं ही कर रही हूँ। और जब ये मैं आ जाता है, तो उनको धीरे धीरे ना टीम का सपोर्ट होना ख़त्म हो जाता है, बिजनेस में बिजनेस एसोसिएट्स का सपोर्ट होना ख़त्म हो जाता है। जो भी वो काम करते हैं ना, उनसे लोग दूरी बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब वो ईगो ज़्यादा हो गई है। तो इससे ज़रूर बचिए। अगर आप चाहते हैं कि समाज में आपकी नाम हो, आपको लोग पहचाने, आपके काम की वाहवाही हो, तो आपको समाज में रह के समाज वालों को उनका जो भी क्रेडिट है वो दे के फिर काम करना होगा। आप उनका क्रेडिट नहीं ले सकते। तो जो चीज़ें आपके सोल पर्पस के बीच में आ रही है, वो पहला है एरोगेंस, दूसरा है सेल्फिशनेस, तीसरा है हार्श स्पीच। दूसरों से आप बहुत गंदी तरह अगर बात कर रहे हैं तो उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि जो भी आप बात कर रहे हैं ना, वो आप पब्लिक में कर रहे हैं, उसे बहुत सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि यही पब्लिक ना आपको उठाती है और यही पब्लिक ना गिरा भी देती है। और आपकी सोल का पर्पस है उठना, गिरना नहीं। तो बहुत सोच समझ के बात कीजिएगा। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ऐसे नेटिव जिनके 10th हाउस में सन है, उनके फादर किसी गवर्नमेंट रिलेटेड फर्म से जुड़े होंगे, या समाज में ना किसी अच्छी पोजीशन पे होंगे। और हो सकता है कि ये जिनकी कुंडली में ये वाला पोजीशन है, ये भी उन्हीं के ही पद चिन्हों पे चले, या उन्हीं के द्वारा बताया हुआ जो बिज़नेस है ना वो करें, या उन्हीं के द्वारा लगाया हुआ जो बिज़नेस है उसी में ही वो कंट्रीब्यूट करे। पर यहाँ पे अगर ये नेगेटिवली काम कर रहा है ना, तो बिज़नेस में ना पिता के साथ क्लैशेस दिखाई देते हैं। अब सन अगर 11th हाउस में आके बैठ गया, यानी 11वें भाव में बैठ गया, यहाँ पे सन ना बहुत अच्छा फील करता है, बहुत कंफर्टेबल फील करता है। तो यहाँ पे जो आपका सोल पर्पस है ना, वो है नेम, फेम, रिकॉग्निशन, कि मुझे सब पहचाने, मेरी ख्याति दूर दूर तक हो, मेरा नाम दूर दूर तक फैले, अपनी एक पहचान बना के जाना चाहते हैं। तो जनरली जिनकी ये पोजीशन होती है ना, आप पाएंगे कि ऐसे लोग ना बड़े सोशल नेटवर्क से के साथ जुड़े होते हैं। वो सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, उनका काम भी किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होता है, और उनका काम नेम और फेम, उनकी सोल को नेम और फेम कमाना है। तो उनके काम में वो इस तरह से काम करते हैं कि दूसरों का भी भला हो,
उनका भी भला हो, उन्हें भी पैसे मिले और दूसरों को भी मिले, मतलब दोनों को जोड़ के काम करते हैं। वो सिर्फ अपना अपनी जेब भरने का काम नहीं करते, वो सोचते हैं कि अगर 10 पैसा मैं कमा रहा हूँ तो 5 पैसा मेरे साथ वाला भी कमाए। वो ये नहीं सोचते कि वो 5 पैसा भी मैं ही रख लूँ। और अगर आपकी ये सोच है कि वो 5 पैसा भी मैं रख लूँ, तब ये जो आपकी सोल पर्पस है ना, ये थोड़ा-सा वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे आपकी सोल का पर्पस ही यही है कि आपको रिकॉग्निशन चाहिए, आपको नेम चाहिए और फ़ेम चाहिए, अच्छा नाम चाहिए, अच्छा काम चाहिए, आपको बदनामी नहीं चाहिए। अब यहाँ पे अगर सन गलत पोज़ीशन में बैठा है या मैलेफिक होके बैठा है, तो हो सकता है कि अब आपको नाम भी मिल रहा हो, आपको दुनिया जान भी रही हो, आप फ़ेमस भी हो रहे हो, पर वो गलत तरीकों के लिए, गलत चीज़ों से। तो ये दोनों में बहुत अंतर है। तो अगर ये अच्छी पोज़ीशन में बैठा है, अच्छी तरह काम कर रहा है ये सन, तो आप पाएँगे कि आपका रुझान खुद की तरक्की के साथ ना समाज की तरक्की के ऊपर भी होगा। आप खुद भी बहुत चीज़ें अचीव करना चाहते हो, पर आपका जो उद्देश्य हो कि मेरे साथ जो चल रहे हैं, वो भी मेरे साथ उतना ही तरक्की करें। आप उनको पीछे नहीं छोड़ते हो। तो ऐसे लोग ना सोशल ऑर्गेनाइज़ेशन में हेड हो सकते हैं। ये किसी तरह की मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ हो सकते हैं। ये लोग इवेंट मैनेजर हो सकते हैं। ये कोई ऐसे काम करते हो जिसमें इन्हें बहुत सारी गैदरिंग करनी पड़ती हो, उसमें लोगों के साथ इंटरेक्शन करनी पड़ती हो। ये लोग ना बड़े ऑर्गेनाइज़ेशन में या बड़े सोशल सर्कल में, नेटवर्क सर्कल में ना बहुत अच्छे बोलने वाले हो, जिससे लोग इंस्पायर होते हों। पर यहाँ पे जो इनका नेगेटिव ट्रेट है ना, वो पता क्या है? ये लोग ओवर रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, क्योंकि ये ऑलमोस्ट इतनी बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन हैंडल कर रहे हैं, इतने बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैंडल कर रहे हैं या इतनी बड़ी गैदरिंग हैंडल करते हैं, तो लोग इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे देते हैं। तो ये लोग बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेके साथ में चलते हैं और जिसकी वजह से ये एग्ज़ॉस्टेड हो जाते हैं। एक्सर्शन इन्हें आ जाता है, इनकी हेल्थ के ऊपर लोड पड़ने लगता है। तो इन्हें ना ओवरबर्डन होने से बचना चाहिए। उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें जितनी ये हैंडल कर सकते हैं। ऑल्दो ये बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैंडल कर सकते हैं, पर इन्हें अपनी एक लिमिट बनानी पड़ेगी कि ये इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, अदरवाइज़ इनकी हेल्थ के ऊपर टोल आ सकता है। अब यहाँ पे 11th हाउस आपके बड़े सिबलिंग से रिलेटेड भी है। तो हो सकता है कि आप अपने बड़े सिबलिंग के साथ मिल के कोई काम करें या आप दोनों एक दूसरे के सपोर्ट में हमेशा खड़े रहें। तो आपकी ग्रोथ में उनका भी हाथ हो सकता है, उनकी ग्रोथ में आपका भी हाथ हो सकता है। तो आपको किस चीज़ से बचना चाहिए? देखो, सन तो ईगो से ही रिलेटेड होता है। जहाँ पे सन की रोशनी बहुत हो जाती है, तो वो उस पर्टिकुलर भाव के बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, उन्हें ख़राब करने लगता है। तो यहाँ पे सन को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है और वो बैलेंस ईगो से ही होता है। जहाँ ईगो बढ़ा, वहाँ पे सारी मुसीबतें शुरू हो गई, यानी डाउनफॉल आना शुरू हो गया। और जहाँ ईगो बैलेंस हुआ या कम हो गया, वहाँ पे वो आपके फ़ेवर में काम करना शुरू हो जाएगा। तो इन लोगों के साथ जो प्रॉब्लम आती है कि अगर इनके अंदर ईगो बढ़ जाती है, तो इनके क्लैशेस अपने रिलेशंस, अपने भाई-बहनों से होने लगते हैं, बड़े सिबलिंग से होने लगते हैं और अपने पार्टनर, अपने एसोसिएट से होने लगते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में होने लगते हैं। तो अगर आपको लगता है कि भई सबके सब मेरे ऊपर ही दोष लगाते हैं या मुझे ही बोलते हैं पूरे फ्रेंड सर्कल में, मेरे लिए ही चुगलियाँ कर रहे हैं, तो आप इस चीज़ के लिए ना अवेयर हो जाइए कि समवेयर आपकी ईगो उनके बीच में आ रही है। आप लोग सेम लेवल पे नहीं हैं, तो सेम लेवल पे रहने की कोशिश कीजिए। ईगो को थोड़ा-सा टेपर डाउन कर दीजिए। और ईगो क्या होती है? ईगो होती है मैं, कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे पता है क्या सही है और मेरी तरीके से ही सब चीज़ें होंगी। तो अगर ये चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं, तो समझिए ईगो बढ़ा हुआ है। तो इसको थोड़ा-सा बैलेंस कर लीजिए। अब सूर्य अगर आ जाए 12th हाउस में, 12वें भाव में। 12वां भाव वैसे तो पूरी कुंडली में ना आखिरी का भाव है, यानी ये व्यय का, इन्वेस्टमेंट का, आपके सबकॉन्शियस माइंड का भाव है। सबकॉन्शियस माइंड वो माइंड होता है जो ऑटोमेटिकली चलता रहता है, जिसमें हम कॉन्शियस नहीं होते। जैसे नींद में सारी चीज़ें अपने आप चल रही हैं, हम साँस भी ले रहे हैं, हमारी धड़कन भी चल रही है, सब कुछ हो रहा है, ये सब कॉन्शियसली हो रहा है, जिसमें हम एफर्ट नहीं कर रहे। विचार जो हमारे दिमाग में आते हैं, बिना सोचे समझे आते रहते हैं, ये सब सबकॉन्शियसली हो रहा है। तो ये 12th हाउस है और सन 12th हाउस में आके बैठ गया है और सन हमारी कॉन्शियसनेस है, हमारी आत्मा है। अब इन लोगों का जो सोल पर्पस है, वो है सोल की अवेकनिंग, अपनी आत्मा को जगाना।
उसमें अवेयरनेस लाना, अपने कर्मों के प्रति अवेयरनेस होना और मोक्ष की तरफ चल पड़ना। मोक्ष का मतलब ये नहीं है कि हम जन्म मृत्यु के बंधन से छूट गए। मोक्ष का मतलब है कि इस जन्म में जो हमें कर्म मिले हैं उनसे हमें छुट्टी मिल जाए, यानी उन्हें अच्छी तरह करो और उन्हें ख़त्म कर दो, उनसे मोक्ष ले लो। तो इस जन्म के कर्मों से मोक्ष पाना। तो यहाँ पे जब सन आके बैठता है तो ये ऐसा इंसान ना बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाता है, क्योंकि इन्हें देना है, इन्हें लोगों से लेना नहीं है। अब ये अगर लोगों से लेना शुरू करेंगे तो इनके तो कर्म बढ़ते जाएंगे, तो इन्हें तो कर्म लौटाने हैं ना, ख़त्म करना है, लेना देना ख़त्म करना है। तो ऐसे लोग बहुत अच्छे स्पिरिचुअल लीडर्स हो सकते हैं, स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी में हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि इनकी सोल ना अवेक्ट होती है, मतलब जागी हुई होती है, बस थोड़ी सी और कॉन्शियसनेस की ज़रूरत होती है। तो अगर ये कॉन्शियस होकर काम नहीं करते अपने जीवन में तो ये बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारे कर्मों के बंधन में फंसते जाते हैं, जिसकी वजह से ना इनके अंदर एक एंग्जाइटी का इशू हो जाता है, इनके अंदर घबराहट बन जाती है, ये बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगते हैं, लोगों से दूर हो जाते हैं। तो अगर आपके साथ इस तरह की सिचुएशन बन रही है तो इसका मतलब है कि आप जो कर्म लेके आए थे अब आपने उनके ऊपर और कर्म इकट्ठे कर लिया है और आपकी सोल ना अब घबराना शुरू हो गई है कि भाई मैं तो यहाँ पे मोक्ष के लिए आई हूँ और ये तो मुझे और कर्मों में बांध रहे हैं। तो इसके लिए ना आपको अपनी सोल की अवेयरनेस, अपनी सोल की चेतना को जगाना बहुत ज़रूरी है। अपनी चेतना को जगाना है ये सबकॉन्शियस माइंड, अब इसमें कॉन्शियसनेस लानी है। तो तो आपने पाया होगा कि जिनकी कुंडली में ये 12th हाउस में सूर्य बैठा होता है, अगर वो एक भी गलती अपने जीवन में कर देते हैं तो उसका रिजल्ट उन्हें इमीडिएट मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? वो इसीलिए मिलता है कि कर्म खत्म करने हैं। जिनको अपनी जीवन में कर्मों का रिजल्ट बहुत जल्दी नहीं मिलता ना, तो वो इकट्ठा हो रहा होता है कि चलो एक बार दे देंगे, अभी नहीं देंगे, 10 साल बाद दे देंगे, 20 साल बाद दे देंगे। पर ऐसे लोग जिनका सूर्य 12th हाउस में होगा ना, उन्होंने यहाँ किसी के लिए गलत सोचा, यहाँ कुछ गलत किया या यहाँ किसी को धोखा दिया, वो चीज़ें उनको मिलना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि यहाँ पे सूर्य ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेगा, बोलेगा मैं यहाँ कर्म बांधने नहीं आया हूँ और अगर मैं कर्म बांधता रहूँगा तो मैं मोक्ष कैसे लूँगा। तो ऐसे लोगों को ना मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए, उन्हें स्पिरिचुअलिटी में ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हैं ना, उनकी बॉडी को, उनकी सोल और उनके माइंड के साथ अलाइन करेगी, एक रूपता आएगी। और जब वो एक रूपता में आएंगे, अलाइनमेंट में आएंगे ना, तो वो एक चीज़ सोचेंगे। ऐसा नहीं होगा कि बॉडी कुछ कर रही है, मन कुछ कह रहा है और सोल कुछ कह रही है, वो एक साथ अलाइन हो जाएंगे। तो तीनों चीज़ें एक ही कहेंगी और कर्म करते समय ना आप बहुत ज़्यादा अवेयर होंगे कि अब आप क्या कर रहे हैं। यहाँ गलत और सही की बात नहीं आ रही, जो भी करेंगे ना, जैसे कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो यहाँ पे जो सूर्य है ना वो दूध का जला है। तो अब वो हर कर्म भी ना फूक फूक के करेगा कि भाई मुझे ये करना है, और इस तरह बिना अटैचमेंट के करेगा कि भाई मुझे ये करना है पर मुझे इसके साथ अटैच नहीं होना, क्योंकि अटैचमेंट तो मुझे फिर बांध देगी। तो जनरली अगर आपकी ये सोच नहीं है और हो सकता है आप बड़ी यंग एज में हो, तो कोई बात नहीं, सोल जिस पर्पस के लिए आई है वो आपको उसके लिए जगा देगी। और सोल जब जगाती है ना तो आराम से नहीं जगाती, बहुत तकलीफ़ों में जगाती है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अभी से ही जाग जाइए। अगर आप बहुत छोटी उम्र में हैं तो अभी से ही अपनी सोल की जर्नी को ना अपने माइंड और बॉडी के साथ अलाइन कर दीजिए। स्पिरिचुअलिटी में जाइए, अपने आप को जानिए, अपनी सोल को जानिए और मेडिटेशन कीजिए। अगर ये सूर्य अच्छी तरह काम कर रहा होगा तो आप पाएंगे कि ये लोग किसी भी प्रोफेशन में जुड़ेंगे, इनका जो भी काम होगा वो दूसरे की भलाई के लिए होगा, दूसरे सोल की भलाई के लिए होगा। वो ये नहीं सोचेंगे कि मैं अगर किसी को ये चीज़ बता रहा हूँ या मैं करवा रहा हूँ तो इससे मुझे नुकसान होगा। वो ये सोचेंगे कि अगर मैं इसको ये चीज़ बता रहा हूँ तो इसकी सोल इवॉल्व होगी। तो उनका जो मेन पर्पस होगा ना वो दूसरी सोल्स को इवॉल्व करने का होगा। तो अगर आपका भी यही पर्पस चल रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे तो सूर्य का सीधा सा काम है कि अपनी सबकॉन्शियस माइंड को ना कॉन्शियसली हैंडल करना शुरू कर दीजिए। तो ये तो था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है, अपने आप से रेजोनेट कर पाते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि उन्हें भी अपनी सोल की जर्नी के बारे में पता चले। अब मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।